नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की, जिसमें आज फिर से जमकर हंगामा हुआ। आज विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को खूब घेरा। कांग्रेस और इनेलो ने जहां बजट को दिशाहीन बताया, तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर भी सवाल दागे। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और आंकड़ों तथ्यों के जरिए अपनी बात रखी। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार पर लोगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब वार पलटवार हुआ। जहां कांग्रेस और इनेलो ने बजट को खोखला बताया, तो वहीं बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे शानदार बजट बताया और कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों का खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट मैनेज ये बजट पेश किया रखा गया। भाषण ज्यादा, बजट का कंटेंट कम। महिला दिवस के हम सब सोचते थे भाई महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहाँ से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहां मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज्यादा मानदेय दे रहे हैं। मैं सारा बजट पढ़ने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा हूं, कर्जा ही बढ़ा रहे हैं। चारवाक जो कह गया था कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। ये हर बारी कर्जा ही कर्जा लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं तेरे वजम से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमने आप देखो जाके लोगों की क्या हालत हो रही है, क्या किसान की है, क्या है। प्रदेश में समस्याओं का अंबार है। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने बजट का जब भाषण पढ़ रहे थे, बजट जब पढ़ रहे थे, तब ये कहा था कि 25 साल का विजन है, इसका असर 25 साल तक दिखेगा। मैंने जब बजट को पढ़ा तो देखा कि उसमें 25 साल छोड़, इसमें तो कोई 25 दिन का जिक्र भी नहीं है। बजट के बारे में ये कहा गया कि यहाँ पैसा इतना लगा, यहाँ इतना लगा, यहाँ कम लगा, यहाँ ज्यादा लगा। कमेटियों को भी काम करते समय एक बात कही थी, देखिए बजट का साइज वही है। हम कोई सुझाव भी देंगे यहाँ लगाना कि वहां लगाना, वो उसी साइज में से ही हमको निर्भर करना पड़ेगा। तो इसके लिए कबीर जी का एक दोहा है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। सबको उसमें से पानी चाहिए, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। आपको बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये बजट पिछले साल से 15.6% अधिक था। जहां सरकार की ओर से बजट को प्रदेश हित में बताया गया, तो वहीं विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताया। अब जब बजट के प्रस्तावों पर चर्चा हुई, तब भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ही अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो हरियाणा विधानसभा के इस बजट सत्र का आज 9वां दिन, और 9वें दिन भी किस तरीके से सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार रही है, ये इस बात को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमने
भूपेश सिंह हुड्डा का बयान आपको सुनाया, हमने अभय सिंह चौटाला का बयान आपको सुनाया और किस तरीके से सरकार को इन दोनों ने घेरने का काम किया, लेकिन इसका किस तरीके से अपने ही अंदाज में जवाब दिया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से, वो भी यहां पर आपने सुना। और शेर व शायरी का दौर भी आज सदन के अंदर एक बार फिर से देखने को मिला। भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने बार बार ये बात भी कही कि कर्ज लो, घी पियो और मौज करो। इससे पहले भी इस बात को लगातार वो दोहराते रहे और आज सदन के अंदर उन्होंने एक बार फिर से इस बात को बोला और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इसके साथ ही भूपेश सिंह हुड्डा की ओर से यह भी कहा गया कि कर्मचारी दफ्तर की जगह सड़कों पर हैं, भ्रष्टाचार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यानी कि सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि करप्शन में कमी आ रही है, भ्रष्टाचार में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा का यह मानना है, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि भ्रष्टाचार में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यह आरोप एक बार फिर से यहां पर भूपेश सिंह हुड्डा की ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से सदन में सरकार के ऊपर लगाया गया। इसके साथ ही भूपेश सिंह हुड्डा ने यह भी दावा किया कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, सरकार इनको जल्द से जल्द भरे, सरकार इनको भरने का काम करे, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। यह आरोप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर लगाया गया। इसके साथ ही एक बड़ा गंभीर आरोप यहां लगाया गया। आपको याद होगा कि महिला दिवस के मौके पर बजट को पेश किया गया था 8 मार्च को। ये विमेंस डे का मौका था और ये उम्मीद की जा रही थी, सभी ये कह रहे थे कि हो सकता है कि सरकार इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान करे। सरकार की ओर से कई सारे प्रावधान किए भी गए, सरकार की ओर से महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए, बहुत सारी घोषणा की गई, लेकिन कांग्रेस को यह भी रास नहीं आया और भूपेश सिंह हुड्डा का यह कहना है कि बजट में महिलाओं के लिए कुछ था नहीं। यानी कि सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट में महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं अभय सिंह चौटाला वो भी सदन के अंदर आज बोले और उन्होंने भी कहा कि शिक्षा का जो बजट है वो पिछले साल 12.14% था, शिक्षा के बजट में 1.2% की कमी कर दी गई। हालांकि सरकार इसके उलट दावा कर रही है। सरकार का यह कहना है कि शिक्षा का बजट जो है वो बढ़ाया गया और ना केवल शिक्षा का बजट बल्कि हर सेक्टर का बजट हमने बढ़ाने का काम किया है। अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो ये भी अब तक का सबसे ज्यादा बजट सरकार की ओर से पेश किया गया, सरकार की ओर से दावा किया गया। इसके साथ ही अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि हर चीज में कमी की गई है। यानी कि सरकार के दावे के उलट अभय सिंह चौटाला ने अपनी बात कही। सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हर सेक्टर्स का हमने ध्यान रखा, हर सेक्टर्स में हमने जो बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन वहीं अभय सिंह चौटाला इनेलो के विधायक जिनका यह कहना है कि हर चीज में आपने बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी की है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार ने कर्जा बढ़ाने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अवार्ड सरकार की वजह से मिला या फिर खिलाड़ियों की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा को खेलों के मामले में एक अवार्ड मिला है, एक पुरस्कार मिला है, इसकी गूंज भी सदन के अंदर आज देखने को मिली। तो अभय सिंह चौटाला ने सीधा सवाल किया सरकार से कि क्या आपकी पॉलिसी की वजह से ये अवार्ड मिला है राज्य को, या फिर जो खिलाड़ियों ने खेल दिखाया है, खिलाड़ियों ने जिस तरीके से हमारे प्रदेश का मान बढ़ाया है, क्या उनकी वजह से ये अवार्ड मिला है। तो ये सवाल भी उन्होंने यहां पर सदन में उठाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया और बखूबी इसका जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 2 साल का कार्यकाल रहा है वो काफ़ी कठिन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल रहा और कोरोना काल में सरकार ने तमाम ऐसे विकास के काम थे जो सरकार चाहती थी कि उनको पूरा किया जाए, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ काम ऐसे भी रहे जिनको समयबद्ध तरीके से हम नहीं कर पाए। लेकिन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट को लेकर विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, चाहे वो महिला हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तमाम ऐसे सेक्टर्स, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, MSMEs को बढ़ावा देने की बात करें। यानी कि सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री का ये कहना था सदन के अंदर कि हमने इस बजट में हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का जो बजट है वो एक दिशा बजट है। यानी कि जिस तरीके से आपको याद होगा जब केंद्र का बजट आया था तो केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि ये जो बजट हमने केंद्र का पेश किया है ये आने वाले 25 सालों का रोड मैप है, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसे प्रदेश के लिए 25 साल का रोड मैप बताया। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो बजट पढ़ते नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, और ये कर्ज नहीं बल्कि फर्ज का बजट है, ये कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने।
तो मुख्यमंत्री की ओर से बहुत सारी बातें सदन के अंदर आज कही गई, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो कमियां हैं, उन्होंने कहा कि अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सेक्टर वाइज दूर किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार उन पर विचार नहीं करेगी, अगर कुछ खामियां हमें लगता है कि हैं तो उनको सेक्टर वाइज सरकार दूर करने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो विषय है वो डबल इंजन सरकार का है। यानी कि जीएसटी को लेकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए थे, उसको लेकर उनका यह कहना है कि ये जो जीएसटी का विषय है, जीएसटी का विषय डबल इंजन सरकार का है, यानी कि ये केंद्र का विषय है और इसीलिए प्रदेश सरकार पर इसे लेकर हमलावर होना ये ठीक नहीं है। और जीएसटी का मतलब ही है, क्योंकि जीएसटी को जब लागू किया गया तो जीएसटी का यही था कि एक समान टैक्स, यानी कि पूरे देश में एक समान टैक्स किसी भी चीज़ के ऊपर लगे, और इसी को लेकर यह जीएसटी लाई गई थी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है कि जो जीएसटी का विषय है वो डबल इंजन सरकार का है। 55,000 करोड़ का लोन लेना है, ये उन्होंने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर लोन हम ले रहे हैं तो लोन को वापस भी कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फ़ौरन लौट रहे हैं और जब हम लौटेंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये विषय है जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ़ौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की ओर से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं, इनेलो की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हूँ सर, क्योंकि लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि भाई सरकार के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, प्रदेश के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, 2014 से और अब तक हम देखें तो कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे उलट कहानी जो सरकार बता रही है, सरकार ये भी तो कह रही है कि अगर आपको प्रदेश का विकास करना है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। अगर कर्जा हम ले रहे हैं तो विकास के काम आ रहा है। राय सिंह जी। देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार से बजट में पिछले लगभग 10-12 दिनों से जो चर्चा की, लगातार समाज की प्रक्रिया जारी, हर पहलू पर बड़े बारीकी से हमने और आपने की है। और जो विषय आपने उठाया है कि सरकार कह रही है कि कर्जा लेना पड़ेगा विकास करने, तो मतलब क्या है कि सरकार की नीतिगत फैसलों में कहीं ना कहीं कमियां रही है। सरकार ने जो उत्पादन के साधनों में, वितरण के साधनों में सरकार को तरीके से आगे बढ़ाने में, प्रदेश के विकास की जो नीतिगत फैसले लिए गए उसमें कमी है कि वो इस प्रकार से फैसले नहीं ले पाई कि जिससे सरकार में कर्जा कम हो सरकार का और विकास ज़्यादा। क्या होता है, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट है, बड़ी आपके सामने है, हमारे सामने है कि प्रदेश के अंदर, देखिए प्रदेश के अंदर एक बहुत मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे तो समय लंबा लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से कुछ 3-4 प्रमुख बातें हैं कि सरकार कहाँ से अपना कर्ज कम कर सकती थी, सरकार के राजस्व को घाटा कहाँ पर हो रहा है, मैं 3 बातों को प्रमुख से रखता हूँ आपके प्रश्न के अनुसार। पहला, कि जब सरकार बनी थी तो लगभग 35 शहरों में, छोटे बड़े जो हमारे हरियाणा के शहर हैं, उनमें रजिस्ट्रियां हुई। कोरोना के समय में जब पाबंदी थी, घोटाले हुए, रजिस्ट्रियां आधे रेट पर हुई, चोरी से हुई, और किस प्रकार से पूरे प्रदेश ने देखा, आज तक जांच नहीं हुई, बहुत गंभीर विषय रहा, राजस्व का घाटा किया गया। कोरोना में शराबबंदी थी, शराब बेची गई, सैकड़ों करोड़ की शराब इधर से उधर हुई, कोई खाना पूर्ति नहीं हो गई, कोई राजस्व का रिकॉर्ड नहीं, राजस्व की चोरी की गई। उसके बाद अब ये जो खनन का मामला है, देखिए खनन के मामले में क्या है कि हमारे हरियाणा के दक्षिण में भी और उत्तर में भी खनन का कार्य होता है, और यह है हरियाणा के अंदर खनन जो एक ऐसा विभाग है कि जहां से राजस्व बहुत अधिक हो सकता है। देखिए जहां तक बात है कि हमारे उत्तर में लगातार जिन पॉइंट्स पर खनन होना चाहिए वहां पर खनन नहीं है, चोरी से खनन होता है, रात को खनन होता है, सरकार अपने सक्षम में कराती है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक लोग इस काम में शामिल हैं, चोरी से खनन होता है, इसका घाटा किसको है, राजस्व घाटा है। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा में देखिए जहां पर खनन का कार्य है वहां पर 3 बार समस्या सामने आई, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने कहा था डाडम में और उधर जो नारनौल में कि हम विद इन वीक यानी कि 14 दिन के अंदर अधिक से अधिक जांच का विषय आपके सामने आएगा, लेकिन 2-3 महीने बीत चुके हैं, दूसरा सेशन आ चुका है, किसी प्रकार का कोई जांच नहीं है। कोई क्यों नहीं हो रहा है सारी व्यवस्था? क्योंकि सरकार का केवल एक काम है, लूटना है, सिर्फ लूटना है, सिर्फ लूटना है। और जब सरकार अपने नीतिगत फैसलों को छोड़कर, सार्वजनिक काम को छोड़कर
सरकारी कार्यों को छोड़कर केवल अवैध धंधों में लगे। और एक और बड़ा उदाहरण आपके सामने है, मैं रजिस्ट्री घोटाले की जांच को लेकर, क्योंकि सरकार ने कार्य नहीं किया, सरकार ने जांच नहीं की, उसका परिणाम क्या हुआ अभी देखिए। हाल में गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में जिस प्रकार सरेआम धांधली हुई है, रजिस्ट्रियां हुई है, करोड़ों रुपए के राशि घोटाला हुआ है, आपके सामने आया है। अरे राय सिंह जी, राय सिंह जी, उस पूरे मामले की जांच चल रही है, राजस्व कैसे बढ़ेगा? उस पूरे मामले की जांच चल रही है और इसको लेकर हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप बार बार ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कह रहे हैं कि भाई प्रदेश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कर्जा जो बढ़ रहा है, भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बोल भी रहे थे सदन में, उन्होंने बताया भी है कि कर्जा अगर बढ़ रहा है तो भाई डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा भी तो हो रहा है। यानी कि कर्जा अगर बढ़ रहा है, सरकार अगर कर्जा ले रही है तो वो प्रदेश के हित के लिए ले रही है, वो डेवलपमेंट के लिए ले रही है। और सरकार तो ये भी कह रही है कि हमें और ज्यादा कर्ज की जरूरत थी, लेकिन हमने फिर भी कम कर्जा लिया है। देखिए शर्मा जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नीतिगत फैसले ठोस नहीं है। वैसे भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में कई बार अपनी कार्यकुशलता की कमी के कारण से, आक्रमणता के कारण से, वो कई बार उनको सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ठोस योजनाएं नहीं हैं, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। जब आप राजस्व की चोरी नहीं बचाओगे तो आप कर्जा कैसे उतारोगे? जितनी भी स्कीम सेंटर्स की आती हैं, केंद्र सरकार की आती है, प्रदेश की सरकार चल रही है, उनको पूरा करने के लिए आपके पास केवल एक कर्जा लेने का बहाना बचा है, ये नहीं है। इस प्रकार से विकास जरूरी है। ठीक है राय सिंह जी, आ रहा हूं मैं, साथ साथ राय सिंह जी लौटूंगा मैं आपके पास, विजयन जी आपके पास भी आ रहा हूँ, सत्रज जी मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है राय सिंह जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्रज जी सीधा आरोप लगा रहे हैं राय सिंह जी आपके ऊपर, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उसकी वजह से प्रदेश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के ऊपर ये कर्जा बढ़ रहा है। आप जो वजह इसकी बता रहे हैं वो वजह कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है, उसको कुछ और ही वजह लगती है इसकी। देखिए, कांग्रेस का दो तरह का चेहरा है। प्रेस के सामने एक अलग चेहरा आता है, सदन में एक अलग चेहरा आता है, और स्टैंडिंग कमेटियों के सामने एक अलग चेहरा आता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने नेतृत्व है और जिनका जहां प्रभाव है, वो वैसी भाषा और वैसा विचार वो रखते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता साथी राय सिंह जी भ्रष्टाचार को लेकर इतने उग्र हैं, मुझे लगता है कि अपने समय में किए गए भ्रष्टाचारों पर यदि लगाम लगाई जाती और उनको ठीक से टैकल किया जाता तो आज कांग्रेस की देश के अंदर ये दुर्दशा नहीं होती। और इसीलिए हम मानकर ये चलते हैं कि कांग्रेस उन बातों को ज्यादा हाईलाइट करती है जिन पर सरकार का ज्यादा फोकस रहता है कि इन चीजों की समाप्ति की जाए। जिस प्रकार से पहले सरकार ने कृषि कानूनों के आधार पर किसानों के बेहतरीन जो निर्णय लिए थे, किसानों को बरगलाया कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे अपने समय क्या क्या था उसको भूल गए, इसलिए किसान वर्ग को सरकार के खिलाफ किया, लेकिन परिणाम दूसरा मिला। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सरकार ने पिछले अपने 7 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा। काफी बार ये चर्चा कि अपने ऑफिसों में अपने स्थान के ऊपर लोगों पर छापामारी करके उनको ये संकेत दिया जी करने के लिए कि हम भ्रष्टाचार के प्रति कहीं भी किसी भी अवस्था में हम समझौता नहीं करना चाहते, और न समझौता हम करते। लेकिन उसमें ही बात के ऊपर जो लोग इसका आरोप लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि हमारे समय के भ्रष्टाचार को लोग भूल जाएं जी। और अब भाजपा के ऊपर यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे तो लोग अपने हमारे ऊपर लगाए भ्रष्टाचार को भूलेंगे, इसके लिए बात करेंगे। लेकिन राय सिंह जी इस बात को भूल जाते हैं कि आज देश समाज के अंदर पढ़ा लिखा तबका नेट, इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर बैठे लोगों। लेकिन सत्यव्रत जी, भाई कांग्रेस की मंशा पर आप सवाल उठाइए। सत्यव्रत जी, कांग्रेस की मंशा पर आप सवाल उठाइए। तंत्र में बैठा व्यक्ति, सत्यव्रत जी, कांग्रेस की मंशा पर आप सवाल उठाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, मैं एक बात, ये पूरा अधिकार है आपको, आपकी बात को मैं पूरा राइट है इस बात का सर। लेकिन सच तो ये है कि कर्जा लगातार बढ़ रहा है भाई। जो कर्जा 2014-15 में 17,000 करोड़ था, वो अब
करीब 2.5 लाख करोड़ जा पहुंचा है। तो ये तो सच है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रदेश पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है तो ये तो सच है, ये बात आपको भी पता होगी। 2014 में हमारा बजट कितना था जी? जी 2014 में हमारा कर्ज आपने बताया, बजट कितना था? नहीं, आप तुलना करने बात बैठे हैं ना, और राय सिंह जी बताएंगे। हाँ, मैं जवाब लूंगा उनसे, मैं जवाब लूंगा उनसे, बिल्कुल बोलिए आप। एक मिनट, बजट के अनुरूप आपकी कर्ज की व्यवस्था होती है जी। जितना आपका बजट उसकी सीमाओं के अंदर रहकर आपको कर्ज लेने की एक व्यवस्था और एक आवश्यकता है, उसके आधार पर सरकारें चलती है। ये केवल मनोहर लाल जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का आपसी वो नहीं है कि भाई कोई कहीं से ले लेगा, कितना ले लेगा, क्या कर देगा। तो जितनी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं खड़ी करने, यानी चोरी चकासी के कारण से कैसे बजट को इधर उधर गोलमोल किया जाता था हुड्डा जी के समय में, उसको पारदर्शी तरीके से कर्ज है तो कर्ज है, और यदि किसी को देना लेना है तो लेना है, लेकिन उसको पारदर्शी तरीके से किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जाए जिससे कि हम अपने समय के अंदर जिस प्रकार का हम किसी से कर्ज लेते हैं तो समय पर उसकी किस्तें अदायगी और उससे आउटपुट हरियाणा की जनता को मिले, ये बेहतरीन चीज होती है। और उसी के लिए ये कोई बात नहीं आती कि कर्ज लिया नहीं जाता। कर्ज भूपेंद्र हुड्डा जी क्यों नहीं लिया क्या, या राय सिंह जी के पास किसी बैंक का, किसी व्यक्ति का कर्ज नहीं है क्या? या तो एक बहुत बड़े सोने की चम्मच मुंह में लेकर आए कि उसके दूसरे के प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं सतविंदर जी, जवाब लेते हैं। विजेंद्र जी, सब सरकारों को सब व्यवस्था। अभय सिंह चौटाला भी बार बार इस बात को दोहरा रहे थे, बार बार इस बात के आरोप लगा रहे थे कि भाई प्रदेश पर कर्जा का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये आरोप लगा रहे थे अभय सिंह चौटाला की ओर से, इनेलो पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया सरकार के ऊपर कि सरकार लोगों को कर्ज के बोझ तले दबाने की कोशिश कर रही है, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है सर, आपके सामने बता रहे हैं सत्यव्रत जी कि आप अगर 2014-15 में कितना कर्जा था, अब कितना कर्जा है प्रदेश के ऊपर, अगर इस बात का जिक्र आप करेंगे तो भाई पहले बजट कितना पेश किया जाता था, कितने का बजट था, अब किस तरीके से साल दर साल उस बजट को बढ़ाया जा रहा है, बजट एलोकेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को, जब 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी हरियाणा प्रदेश में, उस टाइम के लगभग 15,000 करोड़ हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्ज था और लगभग 8,000 करोड़ रुपया फाइनेंस नगद छोड़ करके चौटाला खास फंड में गई। 2005 से लेकर के 2014 तक वो 15,000 करोड़ लगभग 4.5 गुना बढ़ करके 71,000 करोड़ हुआ। 10 साल में 71,000 करोड़ हुआ और वो 71,000 करोड़ 2014 से लेकर के 2022 तक यानी 2021 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ हो गया। तो ये बताइए, अगर ये कहते हैं हमारे साथी कांग्रेस सरकार वाले ये कहते हैं कि रेशो के अनुसार तो कर्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि उधर 10 साल में 4 गुना 4.5 गुना बढ़ता है और यहाँ 7 साल में 70,000 का लगभग 7.5 गुना बढ़ जाता है, यानी कि डबल रेशियो प्रोपोर्शनल जो है डबल रेट से सरकार ने कर्ज को बढ़ाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर जो बच्चा जन्म लिया है जिसने आज, उसके ऊपर भी लगभग 85,000 का कर्ज लेकर के पैदा होता है। तो कितने शर्म की बात है, ये सरकार कितनी बेशर्मी से ये कहती है कि अगर प्रदेश में विकास करना तो केवल और केवल कर्ज लेकर के ही करना होगा। आप अमित जी मुझे बताइए, सरकार ने 56,000 करोड़ रुपए कर्ज का देना है जिसमें लगभग 21,000 करोड़ केवल मात्र इंटरेस्ट है। 21,000 करोड़ का इंटरेस्ट हरियाणा प्रदेश को कर्ज के ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है और 56,000 का कर्ज उतारने के लिए सरकार 55,000 का ऋण लेती है। तो ये कौन सा विकास है? ये अभी भाई कह रहे थे कि राय सिंह ने भी कर्ज लिया होगा अपना मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए कर्ज लिया होगा। अरे हमने कर्ज लिया है ये नहीं लेते हम कि इस साल मैंने 5 लाख कर्ज लिया तो अगले साल जरूर मैं 7.5 लाख। लेकिन लोन का पैसा तो राज्य सरकार को नहीं देना है ना भाई। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि लोन का जो पैसा है वो राज्य सरकार को नहीं देना है, ये पैसा लोन का जो पैसा वो तो केंद्र सरकार देगी। नहीं, लोन का पैसा केंद्र सरकार देगी तो फिर बजट में व्यवस्था की है इन्होंने लगभग 31% गोइंग
31% केवल लोन के ऊपर पैसा जा रहा है। बजट में प्रावधान है लगभग 31.79 समथिंग है। इतना बजट का रेशो 1,77,000 करोड़ का लगभग 32% पैसा हमारा सिर्फ कर्ज की अदायगी के लिए गया है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने 55,000 कर्ज लिया है, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया है, तो फिर ये कैसे कह रहे केंद्र सरकार देगी? तो अच्छी बात है, और ले लो आप जो है ना 55,000 की जगह जो है ना वो लो 1,00,000 करोड़ कर्जा लो। नहीं, जरूरत के हिसाब से लिया जाएगा ना विजेंद्र जी। दूसरी बात अमित जी, ये तो सिंपल सी बात है इस बात के लिए विजेंद्र जी, कर्जा अगर कोई भी लेगा तो वो अगर सरकार कर्जा लेगी तो जरूरत के हिसाब से लेगी। अब बेहिसाब कर्जा थोड़ी ले लिया जाएगा भाई। अगर मुझे जितनी जरूरत होगी, अगर मुझे पर्सनल लोन लेना है तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से लूंगा। अमित जी, मुझे एक बात आप समझाइए, आप बहुत विद्वान एंकर हैं। इस साल मैंने 5 लाख का कर्ज लिया, अगली साल मुझे 5 लाख का कर्ज प्लस 5 लाख का इंटरेस्ट उतारने के लिए अगर 7 लाख रुपए लेने पड़ रहे हैं, तो फिर ये डेवलपमेंट कहाँ है? ये इतना रेवेन्यू सरकार का इकट्ठा होता है, वो कहाँ जाता है? कब ये कर्ज कम होगा? कब इसको घटाने का काम करेंगे? इतना सारा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है सत्यव्रत जी, जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है वो कहां जा रहा है? देखिए, आपकी मंशा पर सवाल है सीधा। साहब इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे गाँव में महिलाएं झगड़ती हैं। अरे भाई, ये मुख्यमंत्री जी के अपने कमरे में बैठकर लिखा गया ये बजट नहीं है। इस पर बहुत बड़ी IAS लोबी जो हरियाणा की इस सरकार को चलाती है या किसी भी सरकार को चलाती है, वो इसको तैयार करते हैं। और भाई मेरे इसके लिए सुनिए मेरी बात, और इसके लिए पहली बार ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी ने सभी मान्य सदस्यों को एक स्टैंडिंग कमेटी के लिए अवसर दिया कि आपको कहाँ क्या क्या लगता है उसको जरा सुझाव दे। तो मैं पूछना चाहूंगा, आज नहीं तो कल आएगी बात आगे, क्योंकि कल अंतिम दिन है और सभी पार्टियों के मान्य सभासद जो थे वो किसी न किसी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे जिनको बजट के ऊपर अपना सुझाव देना था। 3 दिन के लिए उनको समय भी दिया था, उनकी बैठकें भी हुई, सेशन को बंद किया इसके लिए कि आप बजट पर कुछ ठोस सुझाव दीजिए। तो मैं रेणु जी से और राय सिंह जी से, उनके मान्य सभासदों ने जो कार्रवाई की, वो यदि पार्टी पटल पर उन्होंने रखा हो या पार्टी ने उनको कोई सुझाव दिया हो कि तुम अपनी स्टैंडिंग कमेटियों में इस प्रकार की बात रखना जिससे कि ये सरकार को सुझाव मिले, तो मैं मानूंगा कि हाँ वहां कुछ है। अब कितना कर्ज ले लो और क्यों नहीं ले लेते? अरे भैया, ये कोई हमारी आपकी व्यक्तिगत बात नहीं है। सरकारों की व्यवस्था है कि तो उसकी एक लिमिट है कि आप इतना कर्ज ले सकते हैं। कर्ज केंद्र सरकार देगी तो भी लिखित में दे, कोई ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट भर के भेज देंगे, चलो भाई आगता का घर इतना भेज दो, चाचा का घर इतना भेज दो। उस सिस्टम में जितना आपका बजट है उस बजट के अनुरूप आप के अर्निंग है उतना, उसकी सीमा कितना है उस सीमा के तहत बजट मिलता है, वो कर्ज मिलता है। तो इसलिए ये सब चीजें को ऊपर बजाय बहस करने के बजाय, जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी देखो पैसा तो इतना ही है, लेकिन इस पैसे को आपकी प्राथमिकता कौन सी हो जरा बताइए कि वहां से निकाल कर इसको वहां कर दे, वहां से निकाल कर वहां कर दे, इसको वहां कर दे। और जो दूसरी बात आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये रेवेन्यू चोरी का जो मामला है, उतना चोरी जहां से जो माइनस हो गया, ये सरकार, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पीसती धीमी है लेकिन पीसती बारीक है। इसके अंदर दूर निकलने की बात नहीं। जो रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं वो रेवेन्यू आएगा, विद इन टाइम आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। राय सिंह जी, देखिए अभी जी, 2 बातें मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने रखी है। पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक मित्रों ने स्टैंडिंग कमेटी में क्या बात। राय सिंह जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इसको करवाते हैं सर। अमित जी, आ रही आवाज? हाँ, मुझे आ रही है आवाज आपकी, लेकिन सत्यव्रत जी का कहना है कि उनको आवाज नहीं जा रही है। बोलिए आप, बोलिए। देखिए, मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने जो बातें रखी हैं उसको मैं 2 आधार पर अलग अलग से बताने का प्रयास करता हूं ताकि प्रदेश की जनता जवाब देखिए उसका भी दीजिए। विजेंद्र रेणु जी जो बताया कि भाई उसका भी 2005 से लेकर के 2014 तक किस तरीके से कर्जा बढ़ता चला गया, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। 2005 से लेकर के 2014 तक तो आप ही की सरकार रही ना, तो 10 साल का जिक्र भी कर लेते हैं। अमित जी, मेरे उत्तर में सारी बातें शामिल होंगी। आदरणीय रेणु जी ने बड़े बारीकी से, बड़े स्पष्ट तरीके से 2004 से लेकर 14 तक और 14 से 22 तक का
बड़ा स्पष्ट वर्गीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि पहले 4.5 गुना हुआ, फिर 8 गुना हुआ और आज कितना गुना है। देखिए आप उस बारीकियों में जाएंगे नहीं तो लेकिन बढ़ा तो आपके समय में भी ना, बड़ा 2004 से 2014 तक भी बढ़ाना था, 10 साल जो है। लेकिन राय सिंह जी, अगर आप यहाँ 5 गुना हो गया, अगर आप बीजेपी का हिसाब किताब लगाएंगे तो सर आपका हिसाब किताब भी तो लगाया जाएगा। अगले 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल जब आप सत्ता में रहे तो किस तरीके से प्रदेश पर कर्जा लगातार बढ़ता रहा, जो अभी भी बदस्तूर जारी है, तो इसके जिम्मेदार बराबर क्या आप भी हैं? जी बोलिए आप। मुद्दा है कि कर्जा और विकास बात कहा देने के लिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम विकास करेंगे तो और कर्जा लेंगे। आप देखिए 2004 से लेकर 14 तक का विकास का परिणाम देखिए, किस प्रकार हाईवे बने, किस प्रकार शहरों को सौंदर्यीकरण हुआ, किस प्रकार लोक निर्माण विभाग ने कितने सैकड़ों स्कूल कॉलेज और बड़े क्या बन रहे हैं हरियाणा में, कितने नए कॉलेज बन गए, इनके पास जो आंकड़े हैं 6 साल पहले हुए थे, 2 साल पहले हुए थे, बार बार बजट में आकर शामिल करते हैं। सच्चाई कहाँ पर है? इनका विकास का भी डमडमा बच चुका है। अरे जी आप विषय पर आप विषय पर, आपके समय हमारे महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा रोडवेज में रोड के ऊपर चलना बंद कर दिया था। कहाँ था विकास? कहाँ था? अरे शास्त्री जी, तक हरियाणा रोडवेज में चलना बंद कर दिया था। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, हरियाणा रोडवेज में जानकारी है, मुझे जानकारी है कि हमारी सरकार में रोडवेज नंबर 1 थी, हमारी सरकार में सड़कें नंबर 1 थी, हमारी सरकार में अधिक था, रोजगार अधिक था, औद्योगिकरण विकास था, समाज में भाईचारा था, एकता थी। जब से भाजपा की भाईचारे की बात करो, आपको बजट पर भाईचारे की बात करो, जब भाईचारे की बात कर लेंगे। आप मुझे बताइए 14 से 10 और आपकी रफ्तार बढ़ता तो आज 7 साल के अंदर कितना बढ़ना था? और आप जिस विकास की बात करते हो, जो उदाहरण की आज हरियाणा के मान लो मैंने कर्जा लिया के ऊपर उसी इलाके के कर्जा लिया है, से लेकर अगर मैं कर्जा रेणु जी ने अगर मैंने 5 लाख का कर्जा लिया है, अगले साल में उस 5 लाख को चुकाने के लिए 2.5 लाख का कर्ज और ले रहा हूँ तो मैं बोलूंगा मैं सबसे नालायक। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं, शास्त्री जी आप मानते हो कि कर्ज और विकास को बढ़ाए रखने के लिए, विकास के लिए मुख्यमंत्री जी कर्ज पर कर्ज लेंगे? ये नालायकी नहीं है, ये नीतिगत फैसले में कमी नहीं है, ये रेवेन्यू में चोरी नहीं है। इस बात का जवाब दें। आपको जहाँ पर रेवेन्यू को बचाना है, जहाँ पर राजस्व को बचाना है, वहाँ पर आप चोरी कर रहे हो। जो हमारे आपने खराब कर दिया। हाँ मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ आपके पास। आपने करी है, शराब का रास्ता बनता है, एक एक करके बोलिए सतरथ जी, एक एक करके। दर्शकों को बात समझ नहीं आती है, जब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कम से कम एक एक करके आप बोलेंगे तो आपकी बात ठीक से समझ भी आ पाएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। राज सिंह जल्दी से पूरा करिए, उसके बाद मुझे जाना है देखिए शर्मा जी, विजन जी के पास। ये संवाद की प्रक्रिया में आज शास्त्री जी कुछ ज्यादा उत्तेजित है। मेरे भाई सच्चाई को समझो। ना बिल्कुल नहीं। हमने बात बड़े ध्यान से सुनी है। अगर कर्ज लेने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए फिर से डबल कर्ज लेना है, ब्याज देना है, तो ऐसे व्यक्ति को, परिवार के मुखिया को नालायक कहेंगे या क्या कहेंगे आप? बताइए मुझे एक बात को उत्तर दे दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। हाँ बोलिए। 10 साल के कार्यकाल में 5 गुना कर्ज बढ़ा दिया तो मुखिया को आप उत्तर कौन सी कांग्रेस से हो? कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमजोरी रही है कि नहीं है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने नीतिगत फैसलों में उनकी कार्यक्षमता में कमी रही है कि नहीं रही है? अमित जी एक बार बंद करो। ठीक है राज सिंह जी सुन लो। राज सिंह जी आप सुन लीजिए, आप अगर आपने सवाल उठाया तो कम से कम सुन भी लीजिए अब उनको। हाँ बोलिए आप। हाँ अमित जी, मैं आपके माध्यम से राय सिंह जी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये कौन सी कांग्रेस के आए हैं ये एक बार पता करें। ये हुड्डा कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से आए हैं। मुद्दे को मत बताइए आप मुद्दे को मत भड़काइए शास्त्री जी। सतरथ जी आप उनकी कमजोर नब्ज को मत पकड़िए। सतरथ जी आपकी विफलता सामने है। सतरथ जी आप उनकी कमजोर नब्ज को मत पकड़िए। भाई वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखिए। 5 गुना कर्ज बढ़ा और विकास के नाम पर एक यूनिट नहीं लगी।
रोड नाम की चीज नहीं कहां पर नहीं लगी विकास के नाम पर? अरे विकास के नाम पर कहते हैं उदाहरण दिया करते थे, देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 था, 152 बी का जो नेशनल हाईवे है नंबर 1 था। अरे बढ़ता हरियाणा मोड़ से लेकर प्रदेश का नाम सब पूरे देश के अंदर विदेशों से आकर लोग देखते थे। आज जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की तरह हर 20 औद्योगिकरण में फैसला आया क्या आपका? आप इस बात को नहीं समझते क्या देखते नहीं है? कहाँ रहते हैं आप? चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, आप दोनों के पास आऊंगा मैं। विजयन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। हाँ अमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखिए हर खबर हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हरियाणा के निवासी बहुत बाहर भी रहते हैं, मेरे ख्याल से करोड़ों लोग जरूर सुन रहे होंगे और सरकार के प्रतिनिधि विपक्ष की पार्टियां भी जरूर सुन रही होंगी। तो मैं तो भाई इन्होंने कहा कि विजेंद्र रेड्डी महिलाओं की तरह झगड़ रही। देखिए करोड़ों लोग जिसको देख रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला ये जो कहते हैं कि महिलाओं की तरह जगह है, तो क्या महिला डिबेट नहीं कर सकती? क्या महिला जागरूक नहीं है? आज की महिला बहुत आगे जा रही है और मैं तो भाई की भलाई के लिए ये कहना चाहूंगा, इनको ये शब्द आपके चैनल पर कुछ प्रभाव से वापस लेने चाहिए। दूसरी बात, विकास की बात इन्होंने कही अनिल जी। देखिए विकास के लिए इन्होंने कहा कि हम कॉलेज बना रहे हैं। मैं आपको आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश में 171 पीजी कॉलेज हैं। 171 कॉलेजों में से 127 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है, आंकड़े गवर्नमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन बजट सेशन 127 में प्रिंसिपल नहीं है। और बड़े शर्म की बात है, जब मुझे शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया आंकड़ा पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 40 कॉलेज आज हरियाणा प्रदेश में रेंटेड बिल्डिंग में चल रही, किराए की बिल्डिंग में 40 कॉलेज आज भी चल रहे हैं अमित जी। और सरकार बजट में घोषणा करती है कि हम 5 कॉलेज मेडिकल कॉलेज और बनाएंगे, हम 7 कॉलेज और एजुकेशनल कॉलेज बनाएंगे। अरे भाई 40 कॉलेज रेंटेड बिल्डिंग पर चल रहे हैं। शिक्षा का सेक्टर जो कि किसी प्रदेश के विकास के लिए अति अनिवार्य होता है, उसका जो हाल है अमित जी क्या बता दीजिए। एक और मेडिकल कॉलेज की आप ले लीजिए, इन्होंने कहा कि हम 4 मेडिकल कॉलेज और बनाएंगे। अमित जी हरियाणा प्रदेश नहीं 4 मेडिकल कॉलेज नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि 22 के 22 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यानी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है सरकार का। कुछ भी कहे अमित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। हरियाणा प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज हैं। 24 मेडिकल कॉलेज में से केवल मात्र हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा की जनता सुने ध्यान से इसको, केवल मात्र 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिसमें पंचकुला, फरीदाबाद और अम्बाला कंटोनमेंट एरिया का, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और बाकी 20 कॉलेजों में कहीं गैस लैब नहीं है, कहीं जो है और दूसरे अपने चेकअप के वो होते हैं हमारे, वो नहीं है। सिर्फ 3 पूर्ण मेडिकल कॉलेज हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूँ, बाकी 20 कॉलेज अधूरे पड़े हैं। उनमें किसी प्रकार की MRCR की सुविधा नहीं है, कैथ लैब नहीं है और दूसरे जो है ना प्रयोगशाला ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 10,000 डॉक्टरों की हरियाणा प्रदेश में स्टाफ की कमी है। तो अरे मेडिकल नए कॉलेज बनाओगे, पहले वाले घर को तो सुधार कर लो, उसका तो रिनोवेशन करवा लो। जवाब ले लेते हैं सर, विजय जी जवाब ले लेते हैं। सतव्रत जी देखिए, ये सवाल तो आज भूपेश हुड्डा की ओर से उठाया गया था, जो विजय रेणु जी कह रहे हैं कि भाई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है और 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है और ऐसी शिकायतें तो लगातार सामने आ भी रही हैं। अमित जी सरकार की भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है और एक रिकॉर्ड टाइम में तमाम प्रकार के विपक्ष के द्वारा उलझने डालने पर कोर्टों के बावजूद भी आज तक के हरियाणा सरकार के किसी भी कार्यकाल के अंदर सर्वाधिक भर्ती इस सरकार ने अपने कार्यकाल में की है। पारदर्शिता से की है, ईमानदारी से की है और इस पारदर्शिता के लिए समय लग रहा है, ये हम निश्चित मानते हैं जी। लेकिन रेणु जी ने जिस प्रकार से कहा कि 46 कॉलेज रेंटेड में है, मानता हूं मैं रेंटेड में है, लेकिन 46 कॉलेजों की बिल्डिंगें भी काम चल रहा है। जैसे कॉलेज की घोषणा होती है, रेडीमेड नहीं होता कि 2 घंटे में उसकी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, या पहले बिल्डिंग बनाओ उसके बाद कॉलेज की घोषणा करो। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है रेणु जी। आपके समय भी हमें याद है, मैं एजुकेशन में रहा हूँ, मैंने 25 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस किया है, जो लेक्चरर रहा हूँ मैं। मुझे पता है कॉलेज जब अपग्रेड होते थे स्कूल, तो पहले अपग्रेड होते थे, फिर उनके कमरों की ग्रांट आती थी
और ये सब समय ही होता है। 40 यदि कॉलेजों के रेंटेड है तो आप ये मानेगा कि 40 तो वर्किंग में है, उनकी बिल्डिंगें चल रही है। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी कार्यकाल के अंदर कॉलेजों का निर्माण नहीं हुआ। किसी भी सरकार के समय इतने सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजों का जो वर्किंग का काम चल रहा है, कितने डिस्ट्रिक्टों के अंदर मेडिकल कॉलेज अगले 6 महीने में, साल भर के अंदर अपनी वर्किंग पोजीशन में आ जाएंगे। भाई बिल्डिंग बनने में समय लगता है, ऐसा नहीं होता। और कि भाई जिस दिन घोषणा करी उसी दिन बिल्डिंग बन जाएगी, उसकी प्रक्रिया होती है, उसका समय होता है, उस समय के अंदर ही तो बिल्डिंगें तैयार होंगी। इस प्रकार से रोड का जब घोषणा होती है तो रोड के समय जब कांग्रेस के लोगों का कार्यकाल था तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल से लेकर दादरी तक हरियाणा रोडवेज नहीं चलती थी। बाकी तो छोड़ो, वो आज उस पर 152 बी नेशनल हाईवे कोटपुतली से लेकर और अंबाला तक मात्र 3.5 घंटे का 4 घंटे का रन के अंदर रोड बना। क्या ये पैसा दिखाई नहीं देता क्या? आज आप दक्षिण हरियाणा के अंदर आएंगे या किसी भी हिस्से में जाएंगे जिसमें नेशनल हाईवे की रफ्तार और लोकल रोडों की स्ट्रेंथनिंग और उनकी चौड़ाई और उनकी मजबूती कहीं दिखाई देते तो लोग कहते हैं देश के अंदर ताकि रोडों पर चलना हो तो हरियाणा के अंदर कुछ दिन सैर कराओ, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ठीक है। जैसे पानी में राय सिंह जी, सतलज जी तो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आपके समय में क्या सड़कों की हालत थी, आपके समय में मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत थी, अस्पतालों की क्या हालत थी, स्कूलों की क्या हालत थी, ये बता रहे हैं। आपका जवाब राय सिंह जी। देखिए शर्मा जी, मेरे मित्र को झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, इस नारनौल की रेवाड़ी की बात करते हैं, वहां पर इनके गद्दावर नेता मंत्री जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे 30,000 वोट से हारे क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं कराया। एक बात। दूसरी बात, जो रोड की बात करते हैं, और आपके क्यों हारे थे? आंकड़ा है, आज का आंकड़ा है। क्यों हारे थे शास्त्री जी? आप सुनिए, अब सुनिए, आपके कैंडिडेट क्यों हारे थे? और आपने बताया नहीं आपने काम नहीं किया होगा इसलिए हारे थे। लेकिन आप मानते हो ना दोनों कि आपके जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे चुनाव हारे पूरे इलाके में क्योंकि चोरी भ्रष्टाचार में शामिल थे। अरे मेरे भाई, काम नहीं किया एक भी सीट नहीं मिली। ये सच्चाई है। आप कौन सी कांग्रेस को मुझे नहीं पता, यूपी में तो एक भी सीट नहीं मिली भाई। अमित जी, जहां तक रोड की बात है, हरियाणा में मैं मानता हूं ये सर्वे है, आंकड़ा है, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र का जो रोड है वो हरियाणा में गुड़गांव रेवाड़ी के बाद सबसे व्यस्त रोड है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले सेशन में कहा था कि 28 फरवरी तक उस रोड को चौड़ा करने का डीपीआर मुआवजा किसानों को मिल जाएगा। अब क्या हुआ? जैसे नया सेशन आया, बजट पूछा गया, कहां पर है आंकड़ा, कहां पर आपकी कार्रवाई? अरे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 9 महीने में तैयार होगा। क्यों? ठेकेदार भाग गया। जब हमारे विधायक ने बात की, ठेकेदार भाग गया, जबकि वो ठेकेदार गुड़गांवा में उनके सानिध्य में इंस्पेक्शन में काम कर रहा है। ये झूठ लोग हैं। सच्चाई, आज वहां पर जाम हुआ है, लोग सड़क पर आए, 3 घंटे जाम रहा कुरुक्षेत्र यमुनानगर हाईवे। कैसी बात करते हैं? सड़कें देखी जाकर आप। अरे शास्त्री जी, चश्मा उतारिए। ये जो चश्मा आपके ऊपर लगाया ना, झूठ का, फरेब का, धोखे का, बहकावे का, इसको जनता समझती है। आज यूपी में कौन सा यमुनानगर की क्या हालत है? रात को चोरी होती है, सारा दिन रात को चोरी करते हैं, नहीं है। यूपी में कौन सा चश्मा मैं देख के आया हूँ 2 महीने। यूपी में रहा हूँ मैं 2 महीने। वहाँ कांग्रेस का नाम लेवा नहीं मिला, एक सीट कोई बात नहीं मिलेगा। सतलज जी 2 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने यूपी में। आप 0 दे रहे हैं, लेकिन 2 सीटें जीती हैं। सतलज जी, राय सिंह जी रुकिए, मुझे लग रहा है सतलज जी देखिए, हालांकि यूपी की डिबेट नहीं है और ना ही यूपी पर हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई फैक्ट गलत बोला जा रहा है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। सतलज जी, राय सिंह जी रुकिए, राय सिंह जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपके पास है कुछ? सतलज जी, हाँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ सर। सतलज जी, आपके पास नहीं है। राय सिंह जी सुनिए, राय सिंह जी सुनिए, समय खराब हो रहा है। सतलज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी 0 पर नहीं है यूपी में, 2 सीटें जीती हैं उसने। आप बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूँ। 2 सीटें जीती हैं, हालांकि हालत बुरी है। ये इनकी प्रशंसा में कह रहे हो कि इनकी
नहीं मैं सिर्फ फैक्ट को नहीं सतपाल जी, मैं सिर्फ फैक्ट को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा की भी थी। आपने कहा कि खाली हाथ है, आपने कहा खाली हाथ है, तो मैं सिर्फ फैक्ट को सही कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, अपनी डिबेट पर लौटते हैं। बड़े शब्दों में बताइए, टीवी चैनल पर बैठकर आप इस प्रकार जानकारी नहीं दे सकते। इनको बताइए कि पार्लियामेंट में 2 नेता होते थे, दो महीना लगा के आप तो 70 पार की बात करते थे, जमुना पार की बात करते थे, चौधरी देवीलाल की विरासत को कमजोर करने की बात करते थे। आज स्वयं आकर चौधरी देवीलाल की विरासत की उस चौखट पर बैठकर खट्टर साहब नाक रगड़ रहे हैं। शाम को चौधरी रणजीत सिंह जी के कपड़े प्रेस कराते हैं और सुबह दुष्यंत चौटाला जी के बयान की व्यवस्था करते हैं। कहां पर आपकी नीति है? आप समझो, हरियाणा में आपको नकार दिया भाजपा के झूठों ने। आपने 2009 में नहीं देखी थी क्या? सिंह जी, शायद आपकी उम्र छोटी होगी उस समय। 2009 का कार्यक्रम आपको याद नहीं होगा। जी, मैं आपको बात कहूं, लेकिन इस प्रकार से खट्टर साहब ने जाकर ने कहा था कि मैं कुर्सी पर कपड़े काटने आया हूँ, लेकिन कुर्सी पर कपड़े किसके थे? बड़े बड़े चोर नेताओं के भाजपा के, बड़े बड़े कैप्टन अभिमन्यु वाला आपके प्रदेश का जमानत जब्त हुई है। किस प्रकार की बात कर रहे हो आप? अरे यार, जमानत जब्त हुई आपके अध्यक्ष की, आप बात कर रहे हो सीटों की, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं याद रहा होगा तो जरा सच्चाई क्या देखिए, नहीं याद रहा होगा तो जरा याद कर लीजिए। 2009 में अपना चीज को याद कीजिए। इस देश का भविष्य जो है प्रदेश के लोग तय करेंगे। केवल आप 4 से 3 चांदी दिखाकर अपने आप को इस देश का लगातार अगले फैसला नहीं मान सकते। ये जनता जनार्दन है। ठीक है, वो मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। राय सिंह जी, विजय जी बहुत देर से सुन रहे हैं आपको और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको भी मौका दीजिए बोलने का। विजय जी बोलिए। प्रेस करा कर भी चला लेते हैं, लेकिन आपके समय तो मुझे ठीक है। सतपाल जी सुन लीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर के। शास्त्री जी ने बताया कि ही आल्सो बिलोंग टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। इट इज वेरी गुड बात जो इन्होंने हमारे को बताई, बहुत अच्छा लगा। शास्त्री जी ने कहा कि किसी बिल्डिंग को बनाने में 2 दिन में बिल्डिंग नहीं बनती, उसमें समय लगता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, जो 40 रेंटेड कॉलेज हैं उनमें सबसे पहले कॉलेज की घोषणा किस दिन की गई थी और उसको घोषणा किए हुए कितने दिन हो चुके हैं? चलो वो बन जाएंगे। तो दूसरी बात मैं शास्त्री जी के माध्यम से हरियाणा सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे हरियाणा प्रदेश में 119 बीओज की पोस्ट है, जिसमें से रेगुलर 55 है और बाकी जो ना एडिशनल चार्ज पे है 64 बीओज। जब किसी संस्था का हेड नहीं होगा तो संस्था फ्लोरिश कैसे करेगी, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? उसमें तो समय नहीं लगता, वो तो प्रमोशन देना है या उनको पोस्टिंग करनी है, तो इसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात शास्त्री जी, आपके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि सरकार तक भी ये बात पहुंचे। आज हमारे इसमें जो है हरियाणा प्रदेश में लाखों वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां मैंने बीओ की बात बताई, वहां पर लगभग 40,000 हमारे अध्यापकों की कमी है और 10,000 के करीब हमारे प्रोफेसर की कमी है। आप तो ऑलरेडी प्रोफेसर रहे हैं, जब कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होगा तो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? आप मेरे से ज्यादा समझते हैं, मैं भी एजुकेशन से हूँ, मैं भी जानता हूँ व्हाट टाइप ऑफ लॉस हैव टू सफर द स्टूडेंट्स। तो आप इनकी जो इनमें तो समय नहीं लगना चाहिए, ये तो आप पूरी कीजिए कम से कम, ताकि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो और हॉस्पिटल में अच्छा स्वास्थ्य पब्लिक को मिले। हॉस्पिटल की व्यवस्था तो अच्छी कीजिए। आज हमारे किसी भी कॉलेज में मैंने बताया 3 हॉस्पिटल को छोड़ करके वहां पर हमारी जांच की सुविधाएं उपलब्ध, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है। अरे और तो और इस बार जो आपने बजट निकाला है शास्त्री जी, आपने जो बजट बनाया है, आप बड़ी इसकी सेखियां लगाते हैं कि हमने ऐसा बजट दे दिया। 25 साल का रोड मैप आप कहते हैं कि हमने तैयार करके दिया। अगर ये 25 साल का रोड मैप है तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। और मैं हरियाणा वासियों से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी छुटकारा पा जाओगे तो इस रोड मैप को हम बदलने का काम करेंगे। अदरवाइज बहुत पीछे हरियाणा को ले जाने का काम करेंगे। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं सुन रहा था, उन्होंने दिल्ली के निकलने के सुराख वाली एक बात सुनाई कि उन्होंने एक ही सुराख क्यों नहीं बना दिया जाए। शायद आपने सुनी होगी अमित जी, किसी मिस्त्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि 2 सुराख बना दो, एक में से बच्चे निकल जाएंगे, एक में से बड़े में से दिल्ली निकल जाएगी। तो आम आदमी ने कहा कि एक ही बड़ा बना दो, उसमें से दिल्ली भी निकल जाएगी और बच्चे भी निकल जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे ये बात ध्यान में नहीं आई, आम आदमी ने
बजट में जो सुझाव दिए गए उसमें ये सुझाव आया, उस सुझाव के ऊपर वो बोल रहे थे। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपने वो सुराख दिल्ली और दिल्ली के बच्चे को निकलने के लिए नहीं बनाया, सुराख तो इस सरकार ने भी एक बना दिया, लेकिन उस सुराख में से निकलने की परमिशन किसको दी गई वो आप सब जानते हैं। चाहे वो विक्रम सिंह करनाल वाले हो, चाहे वो राजबख्श जी हो, चाहे अनिल लागर जी हो, आज बिल्ले में बिल्ले उसमें से निकल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे सुराख को बंद ठीक है। लेकिन सत्यव्रत जी, जो बजट होता है वो 1 साल का लेखा जोखा होता है, किसी भी सरकार का बजट जो होता है वो 1 साल का लेखा जोखा होता है, लेकिन आप 25 साल का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। आने वाले 25 साल का ये ब्लूप्रिंट आप इसको कह रहे हैं कि भाई 25 आने वाले जो 25 जिसका जिक्र विजय जी भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या मतलब समझाया इससे, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिन पर सरकार साल दर साल ध्यान देगी, तो वो दिशा चलकर 25 साल के बाद में हमें ये पछताना नहीं पड़ेगा कि यदि उस समय ये काम हो जाता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज से पहले हम आवश्यकता पड़ने पर कुएं खोदने की प्रयास करते हैं। हमारे पास पर्याप्त रोड नहीं थे, हमारे पास पर्याप्त स्कूल नहीं थे, हमारे पास पर्याप्त कॉलेज नहीं थे, यूनिवर्सिटीज नहीं थी। आज सरकार इस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है कि आने वाले 25 साल के बाद लोग खड़े होकर विचार करेंगे तो उनको पछताना नहीं पड़ेगा। सरकार भाजपा की होगी या किसकी होगी। मैं तो कहता हूँ कि 25 साल का विजन लेकर हम चले, अगले 25 साल तक भाजपा की नीतियों से देश चलने वाला है और हम उसी लिए साल दर साल उसी योजनाओं पर चलेंगे। लेकिन यदि इच्छा इनेलो की और कांग्रेस की है तो उनके लिए भी सुदृढ़ व्यवस्था हम करके चले कि यदि हमारी सरकार किसी कारण से यदि होगी तो वो नींद हिलने वाली नहीं है। इसलिए विजन 25 साल का है। ठीक है। 25 साल के लिए राय सिंह जी सीधे तौर पर बीजेपी का ये कहना है और सत्यव्रत जी का ये कहना है कि जो हम बजट पेश करते हैं उसमें भविष्य को लेकर हम ये बजट पेश करते हैं, यानी कि आने वाले 25 साल कैसे होंगे और आने वाले 25 सालों में हरियाणा का विकास किस तरीके से होगा उसका ब्लूप्रिंट इसमें देखने को मिल रहा है और मिलेगा। अमित जी, मैं 2 बातों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला, मेरे मित्र शास्त्री जी ने बताया कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 134A के तहत जो दाखिले होने थे, लगभग 40,000 करीब बच्चे उनके परिवार के लोग सड़कों पर हैं। क्या शास्त्री जी ने जवाब मांगा इस सरकार से? क्या व्यवस्था की है? अरे आपके बीओ, आपके जो भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी कोई हैसियत आपने नहीं छोड़ी कि वो जनता को जवाब दे सके। लोग परेशान हैं। दूसरा, जो हाई कोर्ट का फैसला है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस जिस प्रकार से सरकार ने हाई कोर्ट ने आदेश किया है उसके तहत लें, लेकिन लगातार पूरे हरियाणा में आज प्रदर्शन हुए हैं प्राइवेट स्कूलों के सामने, क्योंकि सरकार ने अपने आंख पर पट्टी बांधी हुई है और क्योंकि सरकार के पास जो व्यवस्था है, सरकार स्कूल चला रही है, स्कूल वाले सरकार चला रहे हैं, ये भी एक विषय है। और रही बात शास्त्री जी, हालात थोड़ी खराब है, आप उस पर भी ध्यान दें। और रही बात जो आपने कहा कि 25 वर्ष का विजन दे रहे हैं, 25 वर्ष का विजन देने वाले देश के 70 साल के निर्माण में जो संस्थान हमने तैयार किए थे उनको बेच रहे हैं। ऐसा विजन होता है क्या शास्त्री जी? आपने बड़े बड़े संस्थानों को बेचकर सरकार चलाने का जो प्रयास किया है। मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।